वबरकातुहू। अब टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ आके हमारी जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनके ऊपर जो एंटीजेंस लगी होती है उनके साथ आके बाइंड कर लेती हैं और फिर जो है ना उनको किल कर देती हैं, उनको जो है ना उनकी लाइसिस करा देती हैं। अब जो साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी है तो ये हमें मिलती है न्यूट्रोपीनिया में, इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया में, इसके अलावा जो है ना एबीओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में हमें ये जो है मिलती हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है? नॉर्मली देखें जो रेड सेल्स हैं, रेड सेल्स के ऊपर हमारे एंटीजन लगे हुए हैं। इन एंटीजन के ऊपर आके जो है ना एंटीबॉडी आके बाइंड कर लेगी। मोस्टली जो है ना आईजीजी आके बाइंड करती है, लेकिन आईजीई भी बाइंड कर सकती है, आईजीएम भी बाइंड कर सकती है। रेयरली ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली जो है ना आईजीजी एंटीबॉडी बाइंड करती है। क्योंकि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इट वाज आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जबकि इसमें जो है ना कौन सी होती है? आईजीजी। ठीक है, अब वो आईजीजी जो है इसके साथ आके बाइंड कर लेगी। अब वो जो है ना इसको किल कर देगी, दो तरह से किल करेगी, या तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाए या फिर एडीसीसी के जरिए जो है ना किल करे, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी। अब जो पहला है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या है? अब जब ये बाइंड कर गई एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना कॉम्प्लेक्स बन गया ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज, तो क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करा दी। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, उसमें जो है ना C1 कॉम्पोनेंट आके इसके साथ जो है ना बाइंड करेगा इन्हीं सेल्स के ऊपर जो है ना, और वो जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा तो उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे C3, 5A, C3, 5, C1 to 9 होते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? C5 to 9, C5B होता है, और ना बाकी C6, C7, C8 और C9 ये जो है ना इसमें कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, MAC। ठीक है, ये MAC क्या करता है कि जो है ना ये जाके जो रेड सेल है, ये जो जिस सेल के ऊपर जो है ना ये रिएक्शन हो रहा है, तो उस पर की मेम्ब्रेन में जाके इंसर्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे जो है ना आइंस की लीकेज कराता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाएगा। जब जो है ना ऐसा होगा ना कि जब पोटाशियम बाहर ज़्यादा निकल आएगा और जो है सोडियम अंदर रहेगी ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो फ्लूइड को अपटेक कर लेंगे। फ्लूइड जब ज़्यादा इंटर होगा तो क्या होगा कि जो ना अल्टीमेटली ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से जो है सेल डाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये था मैक के ज़रिए, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के ज़रिए, जिससे मेम्ब्रेन में इंसर्ट होकर जो है ना सेल की ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से जो है ना लाइसिस या डेथ करा दी। दूसरा है ADCC, इसमें भी सेम मैकेनिज्म तो सेम चलेगा। लाइक एंटीबॉडीज आके आरबीसीज की सरफेस के ऊपर बाइंड किया आईजीजी एंटीबॉडी, उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? नेचुरल किलर सेल्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं। जब नेचुरल किलर सेल्स आते हैं तो नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर होते हैं FC रिसेप्टर, वो उन FC रिसेप्टर के जरिए आईजीजी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करते हैं और जो है ना अपनी इंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। इंजाइम्स रिलीज़ करके वो क्या करते हैं कि जो वो इंजाइम्स हैं वो जो सेल होता है, सेल की मेम्ब्रेन्स को अटैक करते हैं और इस वजह से जो है ना सेल की जो है ना लाइसिस हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है ना ड्रग्स हैं कुछ, जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया, फेनासिटिन और क्विनिडीन वगैरह हो गया, ये भी जो है ना नॉर्मल जो रेड सेल्स होते हैं उनके ऊपर, जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं उनके ऊपर आके बाइंड करते हैं और जो है ना एंटीबॉडी जो है ना बनवाएंगी। ठीक है, लेकिन इन एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये आके जो है ना एंटीजन वो ड्रग्स वगैरह आके इन एंटीजन के साथ बाइंड करके इसी सेल से जो है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करा रही हैं। क्योंकि जो पीछे हमने पढ़ा था उसमें एंटीबॉडीज़ आके जो है ना इन एंटीजन के साथ बाइंड कर रही थी। तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं इनको हम ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ कहते हैं और इनको डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में जो है ना हमें ये मिलती हैं। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में क्या होता है कि जो है ना पेशेंट के सीरम से जो है ना पेशेंट के ब्लड से रेड सेल्स जो है ना निकाले जाते हैं और उनको फिर जो है ना कूम्स के साथ मिलाया जाता है। कूम्स रिएजेंट जो है ना जो कि एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है। ठीक है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट जो है ना ये एक एंटीबॉडी है। ठीक है, इस कूम्स के साथ जब मिलाया जाता है ना, तो अगर एग्लूटिनेशन पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि रेड सेल्स के ऊपर एंटीबॉडीज़ लगी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीबॉडीज़ का आपस में एग्लूटिनेशन होगा, आपस में रिएक्शन होगा, तो उसका मतलब जो है कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है। इसके बाद कुछ और ड्रग्स जैसे क्विनीन वगैरह, ये जो है ना प्लेटलेट्स के ऊपर अटैच होती हैं और ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनकी लाइसिस हो जाती है प्लेटलेट्स को और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है पेशेंट में। इसके अलावा जो है ना हाइड्रोलाजीन बताई हुई है, हाइड्रोलाजीन जो है ना ये DNA के ऊपर अटैक करती है और वहाँ पे जो है ना ऑटो एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बनाती है, जिसकी वजह से जो है ना सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस हो जाती है। इसके बाद जो है ना माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन में भी एंटीबॉडीज़ जो है ना प्रोड्यूस होती हैं, वो रेड सेल एंटीजन के साथ क्रॉस चेक करके हेमोलिटिक एनीमिया करा देती है। इसके लिए रोमेटिक फीवर में हमने ये माइक्रो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो है ना अगेंस्ट ग्रुप A स्टेप कोकाई जो है ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं
और फिर वो जो ना हार्ट टिश्यूज़ के जो है ना क्रॉस चेक करती है और फिर जो है इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस हो जाती है। इसके अलावा गुड पास्चर सिंड्रोम में भी ये हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा होता है। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो है ना जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है नॉर्मल किडनी की या लंग की, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, फिर उसको जो है ना डैमेज कॉज कराती है। सेम ऐसे ही एंटीबॉडीज़ इसके जैसे इधर हमने पढ़ा था ना, सेम ऐसे ही होगा कि जो ना ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी और वो जो ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराएंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना वो क्या करेगा कि जो है ना ल्यूकोसाइट्स वगैरह को अट्रैक्ट करेगा और फिर वहाँ पे जो है ना लाइसिस या डेथ हो जाएगी। इसके बाद टाइप 3 है, इसमें जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लाइक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और वो टिश्यूज में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, टाइप 3 और टाइप 2 इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा था, टाइप 3 में भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। फ़र्क क्या है, जो टाइप 3 एंटीबॉडी जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो अगेंस्ट द विद द फ्रीली सर्कुलेटिंग एंटीजन, जो कि ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट कर रही होती है, उसके जो है ना बनते हैं, उसके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जबकि जो इधर हमने पढ़ा था ना, इसमें रेड सेल्स के ऊपर बाउंड थी एंटीजन, उसके अगेंस्ट जो है ना उसके साथ आके एंटीबॉडीज़ बाइंड करी थी और ना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया था। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ना इसमें टाइप 3 में हमें एडीमा और हेमरेज वगैरह देखने को मिलेगा, जबकि इसमें एडीमा देखने को नहीं मिलता। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो है ना जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है उन टिश्यूज़ उन सेल्स में होगा जहाँ पे आके एंटीबॉडी बाइंड करेगी, जबकि ये उन टिश्यूज़ में होगा जहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे। लाइक वेसल्स में हो रहे थे वास्कुलाइटिस वगैरह और किसी और ऑर्गन में हो रहे थे, उसके जो है डेफिसिट या उसका जो है ना फंक्शन को ख़राब करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में होता क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि मैंने बताया वो बनते हैं और जो है ना वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये इसमें जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी में दो फैब बाइंडिंग साइट्स होती हैं और जो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन भी मल्टीवेलेंट होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से जो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये वेब लाइक कॉम्प्लेक्स बनता है और ये जो है ना वास्कुलाइटिस या फिर नेक्रोसिस आगे हम पढ़ेंगे वो कराएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी अपनी जो सेल्फ एंटीजन्स है उनके वो भी जो है ना अपने अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ उनके अगेंस्ट जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। स्पेशली जॉइंट्स में ऐसा होता है और ब्लड वेसल्स में ऐसा होता है कि जो है ना इम्यून कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडी जो बनती हैं, फिर उनका जो है ना कॉम्प्लेक्स जो है ना डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है किडनीज़ में, हमारे जॉइंट्स में और जो है ना वेसल्स वगैरह में। ठीक है, अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जब डिपॉजिट होते हैं तो ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स यानी न्यूट्रोफिल्स वगैरह को जो है ना अट्रैक्ट करके आता है और फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, टिश्यू इंजरी नेक्रोसिस वगैरह होगी। ठीक है, इसके बाद आर्थस रिएक्शन। आर्थस रिएक्शन जो है ना लोकलाइज साइट के ऊपर इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से जो है ना इन्फ्लेमेशन होती है, उसको हम आर्थस रिएक्शन जो है ना कहते हैं। अब जो आर्थस रिएक्शन है इसमें हमें इंटेंस एडीमा और हेमरेज देखने को मिलता है। ये क्यों देखने को मिलता है, अगर पेशेंट को जो है ना एंटीजन वो जो एंटीजन जिसके अगेंस्ट जो है ना ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही थी या एंटीबॉडीज़ जो डेवलप हो रही थी और हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करा रही थी, वो क्या है, अगर वो एंटीजन उसको रिपीटेडली दिया जाए, बार बार दिया जाए, तो फिर एंटीबॉडीज़ जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ है उनका लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर अगर दोबारा हम जो है ना वही एंटीजन देंगे तो एंटीबॉडीज़ का लेवल जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनेंगे और वो ज़्यादा डिपॉजिट होंगे और वो उनकी वजह से जो है ना इन्फ्लेमेशन जो है ना ज़्यादा होगी। इस वजह से इंटेंस एडीमा और जो है ना हेमरेज इसमें जो है ना डेवलप होता है विद इन 3 to 6 आवर्स। ठीक है, इसके बाद जो है ना आगे ये बताया हुआ है कि जो है ना वास्कुलर ऑकुलेशन और नेक्रोसिस करा देते हैं, क्योंकि एक तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल वहाँ पे आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से, वो जो है इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे। दूसरा ये है कि जो ना उनमें इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस में जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमने पढ़े थे कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन करा रहे थे। इसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन से जो कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन करा रहे थे। ठीक है, तो वो जो है ना प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराएंगे, प्लेटलेट की क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगी जिसकी वजह से वेसल ऑक्लूड हो जाएगी और वहाँ पे जो है नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अनलाइक आईजीई मीडिएटेड रिएक्शन, जो आईजीजी है, आईजीजी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है और ताकि वो जो है ना वो लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बनाए और फिर जो है ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो है ना एक्टिवेट कराए, क्योंकि आईजीई तो जो है ना मास सेल्स के साथ बाउंड हुई होती है, जबकि इसने एंटीबॉडीज़ के साथ आईजीजी ने बाइंड एंटीजन के साथ जो है ना बाइंड करना होता है। ठीक है, इस वजह से इसकी अमाउंट हमें ज़्यादा चाहिए होती है। और इसके बाद जो है ना कुछ और डिजीज़ हैं जिनमें जो ना आर्थस रिएक्शन में देखने को मिलता है, जैसे एलर्जिक एल्वुलाइटिस वगैरह। और इसके अलावा फार्मर्स लंग जो है ना जिसको हम कहते हैं
ये एक्टिनोमाइसिड्स की इनहेलेशन की वजह से ऐसा जो है ना होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उसमें होता है। इसके अलावा चीज़ वर्कर्स लंग है, वुड वर्कर्स लंग है, व्हीट मिलर्स लंग है, ये भी सारी इसमें आती है। इसके अलावा टेटनस इम्यूनाइजेशन की वजह से भी एंथ्रेक्स रिएक्शन हो जाता है जब उसको बार बार जो है ना दिया जाए, क्योंकि इसमें जो इम्यूनाइजेशन का इंटरवल होता है मिनिमल जो है ना 5 साल का होता है, तो अगर बार बार देंगे तो उसकी वजह से भी जो है ना ये सीवियर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ IgG बन जाएंगे और फिर जो है ना ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा, एंथ्रेक्स रिएक्शन उसमें। ठीक है, अब इसके बाद जो है सीरम सिकनेस कैसे होती है, ये जैसे स्नेक एंटी वेनम है या सीरम है, ठीक है, सीरम पेशेंट में जो है ना इंजेक्ट करने की वजह से होती है। अब सपोज क्या ना एक पेशेंट को ना स्नेक ने काटा, तो स्नेक का हम एंटी वेनम देंगे, लाइक उसमें स्नेक जो है ना एंटीबॉडीज़ होंगी, वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में चली जाएंगी। फिर ऐसा हुआ कि उसको खुदा ना खासा दोबारा स्नेक ने काट लिया, तो फिर एंटी वेनम स्नेक देंगे, स्नेक एंटी वेनम देंगे, तो फिर पहले जो एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई थी और अब जो एंटीबॉडीज़ हमने डाली हैं, अब जो हमने न्यू एंटी वेनम डाला है, तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो अब एंटीजन का काम करेंगी। पहले से एंटीबॉडीज़ हमने पहले जो एंटी वेनम दिया था उसमें एंटीबॉडीज़ थी, वो बॉडी में चली गई। अब जो दोबारा से हम एंटी वेनम दे रहे हैं ये एंटीजन का काम करेंगे और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जिनको हम कहेंगे, फिर ये जो है ना डैमेज वगैरह काज कराएंगे। ठीक है, और उसको हम कहेंगे सीरम सिकनेस। ठीक है, ये क्योंकि सीरम के इंजेक्शन की वजह से हो रही है। और जब ये सीरम सिकनेस तब होती है जब पेशेंट का जो ना इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो या उसको पहले कोई कैंसर या कोई ऐसी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कराने वाली कोई ना डिजीज़ रह चुकी हो उसको। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ऐसा भी हो सकता है अगर हम फॉरेन सब्सटेंस को जो है ना उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो या हम उसको जो है ना बहुत ज़्यादा रिपीटेडली जो है ना दें, तो तभी भी जो है ना इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और फिर जो है ना वो सीरम जो है ना सिकनेस कॉज करा देते हैं। इसमें जो है ना सिम्टम्स कैसी आती है, फीवर आती है, अर्टिकेरिया, अर्थरालजिया, उसको मसल पेन वाली लिम्फेडिनोपैथी, सप्लिनोमेगाली और इओसिनोफिलिया आता है। ठीक है, सीरम सिकनेस को डेवलप होने में जो है ना काफ़ी दिन लग जाते हैं, लेकिन जो जैसे ही इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना तो फ़ौरन से ही जो है ना रिएक्शन जो है ना आता है। मसला हमें तब होता है कि लाइक एंटीबॉडीज़ के डेवलप होने में देर लगती है, लेकिन जो ही इम्यून कॉम्प्लेक्स बना फ़ौरन से जो है ना सिम्टम्स आ जाते हैं, इसकी वजह से हम इसको इमीडिएट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना ड्रग इंड्यूस पेनिसिलिन की वजह से मैक्यूलोपैपुलर रैश हो जाता है। इसके अलावा जो है ना एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन यूज़ करने की वजह से भी जो है ना होते हैं, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट में जो है ना जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उसमें जो है ना हम इम्यूनोसप्रेशन के लिए जो है ना ये थाइमोसाइड जो है ना एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन देते हैं। इसके अलावा डिप्थेरिया टॉक्सिन जैसे मैंने बताया और स्नेक एंटीवेनम की वजह से भी जो है ना सीरम सिकनेस हो सकती है। अदर डिजीज़ में जो है ना सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है और जो है ना नेफ्रोपैथी है, रोमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह हो गई। इनमें जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना मोस्टली किडनी को ही अफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है ना वेसल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे वास्कुलाइटिस करा देंगे। और इसके अलावा जो है ना ये रोमेटाइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स को भी जो है ना अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से पहले पढ़ा हुआ है, उधर माइक्रो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें जो ना जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है ना उसके अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज़ जो है ना डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। स्टेप पायोजीन्स के जो है ना नेफ्रोटियोजेनिक सीरोटाइप की वजह से होता है। ये ऐसा होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन था पहले स्ट्रेप्टोकोकाई का, उसके फ्यू वीक्स के बाद जो है ना क्या हो गया कि ना ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल उसको ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाती है, क्योंकि जो है ना इसमें फिर एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना वो बनते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और वो जो है ना किडनीज़ वगैरह में जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और किडनी में हमें लंपी डिपॉजिट मिलते हैं इम्यूनोग्लोबिन और C3 के अलॉन्ग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और जब वो कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे तो वो जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराएंगे और फिर जो है ना इन्फ्लामेशन वगैरह कराएंगे, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है इनिशिएट हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना ये ग्लोमेरुलर डिपॉजिट्स हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी मिलते हैं, जिसको हम रूमेटिक फीवर कहते हैं। इसके अलावा जो है ना सीरम सिकनेस और सर्टेन वायरल इन्फेक्शन, सीरम सिकनेस तो भी हमने पढ़ा ना, और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह।